तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्रीड को दो छोटी लड़कियां परेशान कर रही थी। मतलब इसे स्टोरी सुनाना पड़ता था और शायद 100 साल हो चुके थे। ये बंदा यहीं पे फंसा था। अब ये भागने को देखता है। अब आगे ग्रीड को पुराने दिन याद आते हैं कि जब ये आउटर रियल में था, फिर ये वांगलिंग से मिला था। इसके बॉडी से एक स्मेल आता था, लेकिन वांगलिंग की वजह से वो खत्म तो हो गया था। इसे लगा कि अब तो जिंदगी सही है। लेकिन तभी इनर रियल और आउटर रियल में बैटल शुरू हो जाता है। वॉर में ये काफ़ी एक्साइटेड था कि यार अब तो बहुत सारे ट्रेजर्स मिलेंगे, इसका कल्टीवेशन भी बढ़ेगा, फिर इसे वांगलिंग से डरना नहीं पड़ेगा। तो ये आउटर रियल की आर्मी को फॉलो करता है क्लाउड सी एंटर करने के लिए। फिर चुपके से निकल लेता है। और भाई पहुंचता कहाँ है, क्लाउड सी के अंदर में ये जो स्पेशल रिफ्ट था जहाँ पर ये डेमोनिक बीस्ट रहते, ये वहीं एंटर कर जाता है। क्योंकि ट्रेजर जहाँ पे वहाँ पे ग्रीड होता ही है। तो ये वहाँ पहुँचता है जहाँ पर एंशिएंट ऑल्टर था। और ऑल्टर के पास में ये जो एक नया रिफ्ट था, इसे वो भी दिखाई देता है। तो एकदम खुश हो जाता है और एंटर करके देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे घास है, जैसे सेलेस्टियल ग्रास कहते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पर ये बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट भी देखता है जिनका कल्टीवेशन तगड़ा था। और इसे लगता है कि जैसे थंडर ड्रैगन इसका पालतू बन गया था, वैसे ये भी बन जाएंगे। बट ये बहुत चौकन्ना बंदा था, तो चीज़ें शांति से देखता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसे दो लड़कियां दिखाई देती है। इसे लगता है यार ये बच्चियां हैं, तो ग्रीड हंसता है और रिफ्ट में एंटर कर जाता है। मतलब बाहर से पहले देखता है। बैरियर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और ग्रीड के साथ ऐसा चीज़ें होती रहती है। मतलब ये कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़कियां भी शॉक्ड हो जाती है इसे देखकर, लेकिन फिर एक्साइटेड भी हो जाती है। फिलहाल ये इन लड़कियों को ट्रैप करता है और फिर सेलेस्टियल ग्रास पिक करने लगता है। लेकिन उसके बाद इसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो लड़कियां ट्रैप का तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और वो बोलती है एक कि हाँ नानी, ये है कौन, ये आया कहाँ से, ये कैसे हमारे पर्पल सन सेक्ट के बीस्ट फार्म रियल में एंटर कर गया, और क्या ये पागल है, ये लिटिल बीस्ट के लिए जो घासें हैं ये खुद खा रहा है। फिर वावा आगे बढ़ती है और एक किक मारती है ग्रीड को, और ये अधमरा सा हो जाता है। और ग्रीड को वो पुराने दिन याद करके आंखों में आंसू आ रहे थे। ग्रीड जानता था इन्हें हरा तो नहीं सकता, और बोलता है ठीक है मैं सुनाता हूँ। फिर स्टोरी आगे बढ़ाता है कि उस समय वो मर्डरस, वो भद्दा, वो सेमलेस, वो एरोगेंट डीमन वांगलिंग मूनगेजर के पेट के अंदर था। तो हान हान ये सुन के कहती है कि यार ये वांगलिंग ये तो सही नहीं है। पर तभी वावा इससे बोलते कि नहीं हान हान, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब मैं टीचर के साथ हॉब्स लेने गई थी तो मुझे एक डिवाइन सेंस मिला था, मैंने उसके साथ बात किया था, उसने अपना नाम बताया था वांगलिंग। अब इस समय ग्रीड स्टोरी सुना रहा था और वांगलिंग खून की उल्टी करते हुए इधर ही तरफ भाग रहा था। सेवन कलर डाविश चिल्ला रहा था कि देखता हो तुम भागते का हो, तुम्हारे इस एंशिएंट वन बॉडी को जला के राख कर दूंगा। वांगलिंग की बॉडी काफ़ी इंटेंस पेन में थी, क्योंकि वो जो 9 कलर बर्ड्स थे, मतलब 9 बर्ड्स या 9 फायर जो भी बोलो, इसे जला रहे थे। हालांकि वांगलिंग के पास फायर एसेंस था, लेकिन ये बस डिले कर पा रहा था। वांगलिंग एक बार और टेलीपोर्ट करता है और आगे बढ़ रहा था, और इसी समय ग्रीड को मौका मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां वांगलिंग के ऊपर डिबेट कर रही थी कि नहीं वो, क्योंकि ग्रीड ने तो बोला कि वो बुरा इंसान है, पर एक ने वांगलिंग से बात किया था। और ग्रीड इस मौके का फायदा उठाकर स्पेशल रिफ्ट से बाहर निकलने लगता है। काफी खुश था, बट ये एक क्षण के लिए खुश हो पाता है, क्योंकि देखता है कि सामने से कोई आ रहा है आग में एकदम जलते हुए। और ये पहचान जाता है कि वांगलिंग, कि तुम यहां पर भी आ गए मुझे फॉलो करते करते। अब ग्रिड पीछे भागता है, मतलब उस रिफ्ट के अंदर जाने लगता है। वांगलिंग अल्टर पे आ चुका था और खून की उल्टी करता है। वांगलिंग भी अब ग्रिड को देखता है, बट इसका फोकस वो जो 9 सन्स दिख रहे थे फायरबॉट्स के समान जो इस पर आगे बढ़ रहे थे उनकी तरफ था। और सेवन कलर डाविस्ट एक किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ रहा था। ग्रीड भी देखता है तो वो भी हैरान था कि यार ये वांगलिंग इतने पावरफुल दुश्मन बना कैसे लेता है। ग्रीड जानता था अंदर ये ज्यादा सेफ है उन दो एंसेस्टर्स के साथ। अब पर इस समय सेवन कलर डाविस्ट अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता है और वांगलिंग जहां पर था उधर फोकस करता है और बोलता है कि तुम यहां पर भाग के आना चाहते थे, ठीक है मैं तुम्हें यहीं रिफाइन कर दूंगा। और वो जो 9 सन्स थे वो वांगलिंग को घेरने लगते हैं। वांगलिंग इस दौरान ऑल्टर के अंदर में एक हाथ देखता है। ये पहचान जाता है कि ये येमो का हाथ है। क्या मैं इससे बच सकता हूँ, इसका यही सोचना था फिलहाल। तो फिलहाल ये इस हाथ को टच करता है और फिलहाल ये हाथ वांगलिंग के साथ मर्ज होने लगता है। इधर ग्रीड वो जो हीट वेव थे उससे उसकी बॉडी चलने लगती है। ये अभी एंटर नहीं कर पाया था। यह चिल्लाता कि टू एंसेस्टर्स मुझे बचा लो, मैं आपको 10,000 साल तक स्टोरियां सुनाऊंगा। और ये काफी पेन में चिल्लाता है। दोनों एंसेस्टर्स, क्योंकि इसका पीठ अभी अंदर ही था, उनके हाथ इसके पीठ को टच करते और एक पावरफुल हो इसके बॉडी में एंटर करती है। और ग्रीड की बॉडी एकदम गोल्डन चमकने लगती है। और ग्रिड का हाथ अपने आप मूव करता है, एक सर्कुलर पैटर्न बनाता है सर्कल जैसा, और एक गोल्डन सन चमकता है जो कि हथेली के साइज का था। लेकिन इसके अंदर जो पावर था वो अलग ही था, पूरे क्लाउड सी को हिला देता है। समन रिवर, बाकी भी स्टार सिस्टम, इवन आउटर रियल्म तक जाता है। और इतना ही नहीं,
वेंड सेलेस्टियल रियल में एक रास्ता जो उन लोगों ने बनाया था, जो वांगलिंग भी सील करके आया था, गोई सेक्ट ने जो बनाया था, वहाँ के डोर से भी योरा लीक करके अंदर चली जाती है एंसेस्ट्रल रियल में, मतलब गोई सेक्ट जहाँ पर है। और जो पावरफुल कल्टीवेशन वाले थे वहाँ पर वो इस ऑरा को फील करते हैं कि यार ये तो ग्रैंड इम्पीरियन की ऑरा है, कौन है यहाँ पर। इवन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे जो फैन शैनमैंग थी, जिस बर्फ के ऊपर बैठी थी, वो अचानक से उठ खड़ी होती है, काफ़ी डर जाती है। इमॉर्टल कॉन्टिनेंट पे एक सेक्ट था जो पर्पल सेक्ट के नाम से फेमस था ईस्टर्न साइड में, जो कि बाकी यहाँ पर जो 8 सेक्ट थे उन्हें डराने के लिए काफ़ी था, क्योंकि इस सेक्ट से एक लेजेंडरी ग्रैंड एम्पेरियन निकली थी, वो यहाँ की मेंबर थी। लेकिन ये ग्रैंड एम्पेरियन काफ़ी मिस्टीरियस थी, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था कि वो मेल है या फीमेल है। अब इस समय पर्पल सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर 7-8 ओल्ड मैन इकट्ठा हो जाते हैं। इनके बीच में एक मिडिल एज मैन थे और वो बाकियों से पूछते कि ये चल क्या रहा है। वो तो बोली थी कि वो बीस्ट फार्म रियल में जा रही है खेलने के लिए, बट मैं उनकी ऑरा क्यों फील कर रहा हूँ, पावरफुल ऑरा। उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अभी फ़िलहाल कल्टीवेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनका रिइंकार्नेशन का टाइम है, वो भी बड़ी हो रही हैं, उन्हें भी अपना पावर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब वांगलिंग जो कि बाहर था वो इस ऑरा को फील करता है जो कि ग्रीड से निकल रहा था। ग्रीड के हाथ में भी एक सन बनता है, जिसकी वजह से वो जो 9 फायर बर्ड्स दिख रही थी वो खत्म होने लगती, कोलैप्स कर जाती है। 7 कलर डाविस्ट की फट जाती, वो सीधा भागना शुरू करता है, क्योंकि आप कितने भी सोल्स में बढ़ जाओ, कुछ चीज़ें आपके अंदर से नहीं जा सकती। वो एक डर होता है ग्रैंड इम्पीरियन का, ये पहचान जाता है। और इसका ही हाल नहीं, ओल्ड घोस्ट जान जो कि चारों जनरल्स को चुपके से फॉलो कर रहे थे, वो भी इस ऑरा को फील करते और हैरान थे। और 7 कलर डाविस्ट एकदम पैनिक करके भागता है, ब्लड वॉमिट कर रहा था। फिलहाल ये सनग्रीड को सराउंड कर लेता है और अंदर खींच लेता है। वांगलिंग इस दौरान रिफ्ट में देखता है 2 लड़कियों को, उसमें से एक पहचान जाती है वांगलिंग को, अरे ये तो तुम ही हो। काफ़ी खुश होती है, वावा बोलती है कि हान हान, यही तो वो बंदा है जो अपने को वांगलिंग बोल रहा था। पर तभी हान हान बोलती है कि सील कर दो इस एरिया को, नहीं तो वो ओल्ड मैन वगैरह आते होंगे, फिर हमें मतलब फालतू में परेशान करेंगे, मतलब चिल्लाएंगे कि तुम लोग क्या कर रही हो। वांगलिंग शांत हो जाता है और ये समझ जाता है कि ये ग्रैंड इम्पीरियन की औरत थी, और मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी इस लेवल पे पहुंचूंगा। फिलहाल वांगलिंग खुद को शांत करता है, इसका मेन फोकस था इन 8 ड्रॉप ऑफ ब्लड से फ्यूज़ होना, फिर ये जो येमो हैंड था, साथ में रेस्ट्रिक्शन एसेंस को समझना। अब ये ब्लड बूंद को जो 8 बूंदें थी फ्यूज़ करना शुरू करता है। पहला बूंद जब फ्यूज़ होता है तो काफ़ी पेन होता है इसे। अब 7 स्टार जो इसके थे अब वो धीरे धीरे 8 स्टार की तरफ बढ़ रहे थे, और वांगलिंग का एक और मकसद था कि तीनों स्टार्स बैलेंस होने चाहिए, यानी एंशिएंट डीमन स्टार्स जो कि लेफ्ट आई में है, और डेविल भी। समय बीतता है, 7 दिन निकल चुके थे, धीरे धीरे तीसरे बूंद तक पहुंच चुका था। इसकी बॉडी काफ़ी फूल चुकी थी, और इस समय इसके जो एंशिएंट डीमन स्टार्स थे लेफ्ट आई में वो रोटेट कर रहे थे, और उसमें भी 8वां स्टार बनने वाला था। इवन इसका जो एंशिएंट 1 का शैडो था उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। फाइनली कुछ दिनों के बाद ये बाकी भी 5 बूंद एब्जॉर्ब कर जाता है। फाइनली 8वां स्टार इसके लेफ्ट आई में आ चुका था, और जब ये ऑरा फैलती है तो क्योंकि ये जिस रिफ्ट में है यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट है, बहुत सारे बीस्ट है, तो वो अपने आप सरेंडर कर देते हैं। और राइट आई में भी 8 डेविल स्टार आ चुके थे। आखिरी था एंशिएंट गॉड स्टार, वो भी आ जाता है 8वां वाला। वांगलिंग समझ जाता है अब जो 3 ट्रायल्स 7 कैलामिटीज़ होती हैं, अब उसका भी समय हो चुका है, और इन कैलामिटीज़ के बाद आपका पावर और बढ़ जाता है। एंशिएंट क्लैन के 2 कैलामिटीज़ होती हैं, सेकंड ट्रायल में 2 कैलामिटीज़ आती है, पहला डिवाइन कैलामिटी और दूसरा सोल कैलामिटी। और वांगलिंग पहले ही 2 ट्रायल्स पास कर चुका है, और अब जो था वो तीसरा ट्रायल था 3 कैलामिटीज़। लेकिन एक और चीज़ था, तब जब ये गया था कैलामिटी पास किया था, तब इसके पास बस एंशिएंट गॉड बॉडी थी, लेकिन अब इसके पास एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल बॉडीज़ भी हैं। तो उनकी कैलामिटीज़ जो इसने पास नहीं किया था वो अब इसे पास करना था। तो उनके भी अलग अलग कैलामिटीज़ हैं, तो उनके मिला जुला के और पूरे मिला जुला के टोटल इसे 8 कैलामिटीज़ को झेलना था एक ही समय में। तो सबसे पहले डेमोनिक जो कैलामिटीज़ थी लेफ्ट आई के लिए वो शुरू होती है, और इस समय जो पीछे में इसके एंशिएंट डेविल एंशिएंट 1 शैडो बन रहा था वो एंशिएंट डीमन शैडो में बदल जाता है, और इसके फर्स्ट ट्रायल और सेकंड कैलामिटीज स्टार्ट हो चुके थे। और इनका भी सेम होता था, जैसे एंशिएंट गॉड कैलामिटी में हमने देखा था बोन कैलामिटी और फ्लैश कैलामिटी, इसमें भी वही था। तो वांगलिंग की डेमोनिक बॉडी गलने लगती है, सेम प्रोसेस होता है। ये काफ़ी पेन में था, लेकिन गॉड की जो कैलामिटी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वांगलिंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समय निकलता है, 5 दिन गुजर चुके थे, और वांगलिंग शांत था कि ये बस इतने ही स्ट्रांग है। तो फर्स्ट ट्रायल तो ये पास कर जाता है, 10 दिनों तक ये चलता है, और दोनों कैलामिटीज सेकंड ट्रायल के भी ये पास कर लेता है। यानी एक ट्रायल में 2 कैलामिटीज होती है, तो 2 ट्रायल यानी कि 4 कैलामिटीज को एंशिएंट डीमन वाले को ये पास कर चुका था। तो इस समय इसके जो डेमोनिक ऑरा थी वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब एंशिएंट जो डीमन स्टार्स थे वो गायब हो जाते हैं,
और अब बारी थी, राइट आई चमकता है एंशिएंट डेविल स्टार्स की। और इसके जो ट्रायल्स थे, दोनों ट्रायल्स वो शुरू होते हैं। अब इसको उतना डीप में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वांगलिंग के डेविल्स में, डेविल ओरा में एक प्रॉब्लम था। ये ट्रू डेविल नहीं था क्योंकि इसकी मेन बॉडी एंशिएंट गॉड बॉडी थी। और कहीं ना कहीं वो सही भी था क्योंकि रियल डेविल जो होता है उसका कोई चेहरा नहीं होता है, सोल नहीं होता है, कल्टीवेशन नहीं होता है। ये एक विल होता है बस रूल करने का। तो ये भी कहा जाता है कि जो एंशिएंट वंस हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट गॉड होते हैं, फिर एंशिएंट डेविल्स, देन एंशिएंट डीमंस। तो इनका जो कैलामिटी था थोड़ा स्ट्रांग था एंशिएंट डीमन से। और 7 दिनों के अंदर वांगलिंग दोनों कैलामिटीज को पास कर जाता है। मतलब इसका वही फ्लैश डिस्ट्रॉय होता है, बोन डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद सेकंड कैलामिटी भी जो था इसका, सेकंड ट्रायल के दोनों कैलामिटीज, उसे 13 दिन में पास कर जाता है। जिसकी वजह से इसका एंशिएंट डेविल बॉडी भी अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाता है। तो अब इसका जो तीनों एंशिएंट क्लैन का पावर था वो बैलेंस हो चुका था। फाइनली इसके 8 एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकते हैं। तीनों मतलब एक दूसरे में फ्यूज हो चुके थे और मेन जो बॉडी था वो एंशिएंट गॉड ही रहेगा। लेकिन अब ये एंशिएंट वन रहेगा। मतलब अगर कोई बंदा एंशिएंट डेविल बॉडी कल्टीवेट करता है तो वो भी गॉड स्टार्स और डीमन स्टार्स को ले सकता है, लेकिन उसकी मेन बॉडी जो रहेगी, मेन फोर्स, वो एंशिएंट डेविल रहेगा। सिमिलरली तो फिलहाल अब वांगलिंग के 24 स्टार्स चमक रहे थे। एंशिएंट वन की ऑरा फैलती है। अब थी रियल कैलामिटी की बारी, जिसे हम एंशिएंट वन कैलामिटी कहते हैं। और तीनों एक साथ आते हैं। और इसमें जो 3 कैलामिटीज होती हैं, पहले को हम एंशिएंट रेस हेवनली ब्लड कहते हैं, दूसरे कैलामिटी को एंशिएंट डाउ 3 डिस्ट्रैक्शंस, तीसरा बहुत स्ट्रांग है, इसे ब्लेसिंग्स ऑफ द एंशिएंट एंसेस्टर कहा जाता है। अब वांगलिंग को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। हालांकि इसके पास येमो का इनहेरिटेंस था, लेकिन मेमोरीज लिमिटेड थी क्योंकि उसका लेफ्ट आई येमो का डिस्ट्रॉय था जिसमें मेमोरीज ज़्यादा थी। लेकिन इसे एक चीज़ पता था कि जो बाकी 2 कैलामिटीज़ हैं उसे फेस करने के लिए इसे एंशिएंट टेम्पल जाना पड़ेगा, एंशिएंट कंट्री के अंदर, तभी ये वो उसे ट्राई कर सकता है। और जब कोई भी बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है, इस लास्ट कैलामिटी को ट्राई करता है, तो एंशिएंट कंट्री वाले एक सेरेमनी भी देते हैं, मतलब पार्टी वगैरह करते हैं। और एंशिएंट येमो उस लास्ट कैलामिटी को झेला था। उसके बाद इसे एंशिएंट डाउ का टाइटल मिला था। सेलेस्टियल्स का भी ध्यान इस सेरेमनी पे बहुत रहता है। वांगलिंग जानता था अगर ये फर्स्ट कैलामिटी को झेल लेता है तो आराम से बस अपने बॉडी के दम पर, मतलब कल्टीवेशन यूज नहीं करना पड़ेगा, ये आर्केन वॉइड के जो लेवल्स के बंदे होते हैं अर्ली फेज वाले, उन्हें संभाल सकता है। और अगर 7वें सेंस को मास्टर कर लेता है तो दोनों पावर्स के कॉम्बिनेशन से ये आराम से आर्केन वॉइड मिड फेज को संभाल लेगा और आर्केन वॉइड लेट फेज को भी शायद बैटल कर पाए। तो ये जो एंशिएंट ट्रेड रेस हेवनली ब्लड कैलामिटी है, जिसे फर्स्ट कैलामिटी भी कहते हैं, इसमें आपको पूरा पावर को एक बूंद पे ब्लड के इकट्ठा करना पड़ता है और इसे एज अ सेक्रीफाइस यूज किया जाता है। उसके बाद आपको एंशिएंट एंसेस्टर का रिकॉग्निशन यानी मान्यता मिल जाती है, मतलब वो आपको ब्लेस करते हैं। और आप कहीं भी हो, आपको एक बूंद मतलब स्पेस खुल के कहीं से भी आएगा, बट आएगा जरूर, और वो बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद आपकी बॉडी ट्रू एंशिएंट वन ब्लड लाइन की हो जाएगी उस ब्लड की वजह से। जैसे सेलेस्टियल ब्लड लाइन होती है वैसे ही ये ब्लड लाइन में आप चेंज हो जाओगे। बट वो ब्लड बनाना जो आप इनिशियली बनाते हो बहुत पेनफुल होता है। अब बदले में मतलब आपने वो ब्लड सेक्रीफाइस किया, आपको कितना ब्लड मिलता है एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ से वो मायने रखता है और कितना पावरफुल है वो। ये मो को 3 बूंदें मिली थी जब वो इस कैलामिटी को पास किए थे। और आज तक के एंशिएंट रेस की हिस्ट्री में एंशिएंट एंसेस्टर ने सबसे ज़्यादा ब्लड की बूंदें किसी को दी थी जिसने 8 बूंद हासिल की थी। और वो बंदा आज इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे वन ऑफ द 9 सन्स में से एक है, जिसका नाम है एंशिएंट कंट्री का ग्रैंड एम्पेरियन जुआन लू। और वही था वो बंदा जो ग्रैंड एम्पेरियन सेलेस्टियल क्लैन वाले डावी से बैटल कर रहा था और वो फ्रैगमेंट 7 डाउ सेक्ट को मिला था। तो वांगलिंग अब प्रोसेस शुरू कर देता है ब्लड को रिफाइन करना। और सबसे पहले ये अपने कल्टीवेशन अवतार को अपनी बॉडी से अलग करता है। अब इसकी बॉडी प्योर एंशिएंट वन बॉडी थी, तो सबसे पहले वांगलिंग एंशिएंट डीमन बॉडी से एक बूंद बनाता है खून का, उसे बाहर निकालता है और काफी पेन में था तो इसकी लेफ्ट आई मानो मेल्ट कर रही थी। फिर ये डेविल बॉडी को यूज करके एक और ब्लड निकालता है, इसकी राइट आई कोलैप्स कर जाती है, एक ब्लैक ब्लड बनता है डेविलिश ऑरा के साथ। फिर एंशिएंट गॉड बॉडी को यूज करके एवरीथिंग मेल्ट करके एंशिएंट गॉड का ब्लड बनाता है। वांगलिंग की आंखें मानो बंद हो रही थी, काफी ज्यादा पेन में था, बट ये होल्ड करके रखा था। इवन इसके पैर हाथ गलने लगे थे। और फाइनली एंशिएंट गॉड ब्लड भी अब निकल चुका था। वांगलिंग का अवतार ये सब चीजें देख रहा था। इसके एंशिएंट बॉडी मानो गायब हो चुकी थी, ओरिजिनल बॉडी, बस केवल 3 खून की बूंदें ही दिखाई दे रही थी। और मानो सबके अंदर में एक छोटा सा वांगलिंग बैठा था, हर एक खून की बूंद के अंदर। और तीनों फ्यूज होने लगते हैं और फाइनली एक खून के बूंद में बदल जाते हैं। ये वांगलिंग का इसेंस था, एंशिएंट वन का, या वांगलिंग का हर चीज था। अब जैसे सेलेस्टियल का ब्लड गोल्डन होता है तो ये गोल्डन नहीं था, ये ब्लैकिश ऑरा दे रहा था। इसके अंदर एंशिएंट क्लैन का हेवन डिफाइंग वेल्थ था और इसे कोई नोटिस नहीं कर सकता था केव वर्ल्ड में,
क्योंकि ऑरा एंशियंट क्लैन की ऑरा है, किसी कल्टिवेटर की ऑरा नहीं है। लेकिन इनर रियल में एंशियंट डीमन जो कि क्लाउड सी के अंदर था, मरा नहीं था, वो आंखें खोलता है और हैरान था, मानो इस ऑरा की वो वर्शिप कर रहा हो, पूजा कर रहा हो। और डोंगलिंग प्लेनेट की वो जो वुमेन थी, जो एंशियंट गॉड थी, वो भी हैरान थी कि ये तो एंशियंट रेस का हेवनली ब्लड है। टाउसेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी एंशियंट टॉम में था और इनहेरिटेंस पे पूरा काम कर रहा था, वो भी आंखें खोलता है। अब ये टाउसेन था या टूसी, किसी को नहीं पता था। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट को हमें दिखाया जाता है। अब इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट 4 भागों में बटा था। ईस्ट और जो साउथ वाला हिस्सा था वो सेलेस्टियल्स के हाथ में था, और वेस्ट और नॉर्थ एंशियंट वन के पास था। और ये एरिया काफ़ी बड़ा था, तो ये लोग बहुत दूर दूर थे। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में हमें एक शहर को दिखाया जाता है। शहर काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर जेल भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलेस्टियल ब्लड लाइन वाले बहुत सारे कल्टिवेटर्स बंदी बने थे। और इस सिटी के सेंटर में एक बड़ा सा स्टैचू था, एक मिडिल एज्ड मैन का, मानो यही इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते हो। और यहाँ पर एक यंग मैन खड़ा था, जो कि इनके स्टैचू को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था। स्टैचू के थर्ड आई पर एक लाइट चमक रहा था कुछ दिनों से, जो कि रेड कलर का था, मानो ब्लड के समान था। इसलिए बंदा इस स्टैचू को देख रहा था। और इनके पीछे में ये जो एक यंग मैन देख रहे थे, उनके पीछे में हजारों लोग इस समय स्टैचू की तरफ ही देख रहे थे। इवन लाखों लोग भी और पीछे आ चुके थे। और इस समय ये जो ब्लैक हेड मैन थे, वो मन में बोलते क्या समय आ चुका है। और इस समय 9 बड़े बड़े जायंट्स, जो कि 1 लाख फीट के थे, इधर ही बढ़ रहे थे। और इसके साथ मतलब ये जो जिसको लेकर आ रहे थे, वो एक रॉयल रोब में बंदा था, जिसके हाथ पीछे थे। और यहाँ पर जो भी लोग थे सभी इसे ग्रीट करते हैं एंशियंट एम्परर बोल के। बस ये जो ब्लैक हेड यंग मैन था, वो कुछ नहीं बोलता है, बस वो स्टैचू की तरफ देख रहा था। और इससे ये जो रॉयल रोब वाला बंदा था, जिसे हम एंशियंट एम्परर कह रहे थे, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो इनके पास आता है, इन्हें रेस्पेक्ट देता है, अपना नाम बताता है यीशु हमारे लिए। बट उस बंदे को तो पता ही था, और ये बोलता है कि यीशु ग्रैंड एम्पिरियन जुआन लुओ को ग्रीट करता है। तो ब्लैक हेड मैन का नाम जुआन लुओ था, जो कि 9 सन्स में से एक है। अब ब्लैक हेड यंग मैन यानी कि जुआन लुओ इससे कहते हैं कि यीशु तुम थोड़े लेट हो। अब यीशु बोलता है कि उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर सकते हो। जी और शी एम्परर्स बहुत कंसर्न है इस समय। मैं उनसे अपने डिवाइन सन से बात कर रहा था, और ये बोलते हैं उन्हें कंसर्न होना भी चाहिए, जीडा और शी मतलब तुम तीनों को। अब ये जो यीशु था बोलता है अंकल आप सही कह रहे हैं। अब जब ये अंकल बोलता है तो जुआन लुओ थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर बोलता है अंकल ये मैटर थोड़ा स्ट्रेंज है, आपको क्या चांसेस लगते हैं। अब जुआन लुओ बोलते हैं कि येमो का जो ये उत्तराधिकारी, ये एक्सीडेंट है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बस ब्लड लाइन से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही ब्लड लाइन के, तो इसे फील कर पा रहा हूँ। अगर उसे एंशियंट एंसेस्टर का मान्यता मिल जाता, मतलब वो उसे समर्थन दे देते हैं अपनी ब्लड दे करके, तो फिर क्या ही करना है। बट जो यीशु था, जो कि रॉयल रोब में था, वो बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बट जुआन लुओ ये भी बोलता है कि यार ऐसा रेयर होता है। हेवनली ब्लड जो कि एंशियंट एंसेस्टर के थर्ड आई पर दिख रहा है, ये 7 दिनों से बन रहा है, बट अभी तक बना नहीं। ये बहुत रेयर चीज़ है। मेरे लिए भी ब्लड लाइट 9 दिनों में ही बन गया था। और मैंने पहले चेक किया कि हमारे क्लैन में तो मतलब इधर तो कोई नहीं कर रहा है ना, मतलब जो फर्स्ट कैलामिटी को फेस कर रहा है, लेकिन नहीं। फिर मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, तो ये येमो का उत्तराधिकारी है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट आ सकता है, और शायद मैं उसे अपना डिसाइपल भी मान लूँ, मेरा अकेला डिसाइपल। क्योंकि केव वर्ल्ड में अगर कोई इस लेवल पे पहुंच सकता है तो वो बहुत पावरफुल बनेगा, हमारे एंशिएंट रेस के लिए अच्छा है। फिर जब मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा और वो मुझे ग्रो करने में मदद कर सकता है, तब तक धीरे धीरे समय निकलते जाता है, 13 दिन निकल जाते हैं, और अभी भी वो जो ब्लड ऑरा बन रहा था बनते ही जाता है। 13वें दिन की शाम में थोड़े चेंजेस आते हैं, और फाइनली वो जो ब्लडी ऑरा दिख रहा था वो एक ब्लड की बूंद में बदल जाता है। एक ही बूंद बनता है, तो लोग बोलते हैं यार बस एक बूंद, मतलब जितना ब्लड ड्रॉप बनेगा वो बंदा उतना स्ट्रांग बनेगा, कि मतलब हम 13 दिन वेट किए और एक ही ब्लड की बूंद। पर धीरे धीरे लोग जब ऐसा बोल ही रहे थे, दूसरा भी ब्लड का बूंद बन जाता है, फिर रुकता नहीं है, 4 ब्लड की बूंदें बनती है। इवन यीशु जो बंदा था एम्परर, वो भी सरप्राइज होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि येमो को भी 3 ब्लड की बूंदें मिली थी। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर एक ब्लड का ही बूंद हासिल कर पाते हैं अपने कैलामिटी में। रॉयल ब्लड लाइन वालों को मिनिमम 2 बूंद तो मिलते ही है। यीशु को 6 ब्लड की बूंदें मिली थी, और वो डाओ क्लैन में स्ट्रॉन्गेस्ट था जुआन लुओ के बाद। इसीलिए ये डाओ क्लैन का किंग भी बना। वैसे भी ये एंशिएंट एंसेस्टर के ब्लड लाइन से था। इसे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि जुआन लुओ ने इससे भी अपना डिसाइपल नहीं लिया था, बट वो इस बंदे को डिसाइपल बनाना चाहते। क्या है इसमें खास, 4 ही तो ब्लड की बूंदें मिली है। इधर बहुत सारा डिबेट भी चल रहा था, और ये बोलता भी अंकल अगर आपको डिसाइपल ही लेना है तो हमारे डाओ क्लैन में बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने 4 ब्लड की बूंदें हासिल की थी। बट जुआन लुओ कुछ नहीं बोलते, वो बस स्टैचू की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे वो जो रेड लाइट की औरत थी वो गायब होने लगती है, और ये 4 ब्लड की बूंदें यहाँ से गायब हो जाती है, स्पेस को मान चीरते हुए वांगलिंग की तरफ बढ़ जाती है। और इस समय यीशु बोलता है कि आपसे
बेहतर टैलेंट क्लैन में किसी का नहीं, उसके बाद तो मेरा ही है ना। इधर वांगलिंग का अवतार देख रहा था, जैसे ही ब्लड की बूंदें प्रकट होती हैं, इसका अवतार इस फोर्स को झेल नहीं पा रहा था, तो और दूर अपने आप फेंक दिया जाता है। और अगर यहाँ पर 7 कलर्ड भी होता, तो वो भी फेंक दिया जाता, इतनी पावरफुल हो रहा थी। वांगलिंग जो कि एक ब्लड की बूंद में था, धीरे-धीरे ये ब्लड की बूंदें इसके साथ फ्यूज़ होने लगती है। वांगलिंग का अवतार वो भी पेन में था, क्योंकि इनका माइंड कनेक्टेड था। और धीरे-धीरे 3 ब्लड की बूंदों के साथ ये फ्यूज़ हो चुका था। इसकी बॉडी बननी शुरू हो जाती है। चौथा ब्लड का बूंद भी अब मर्ज होने लगता है। वांगलिंग के अंदर एक ब्लड लाइन पैदा हो चुकी थी, एंसेंट 1 की। यानी अब ये एंसेंट क्लैन का रियल मेंबर था। लेकिन वांगलिंग देखता है कि वो जो स्पेस खुला था, जहाँ से 4 ब्लड की बूंदें निकली, वो अब बंद हो रहा है। और इसे पता था कि येमो को 3 ब्लड की बूंदें मिली थी, तो इसे अच्छा नहीं लगता है। ये जीनियस नहीं है, लेकिन इसका विल पावर अलग था। ठीक है, ये जुआन लुआ से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लाइफ और डेथ स्ट्रगल्स में और भाई ये बंदा किसी के सामने झुकता नहीं है। अब इसे नहीं पता था कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं था। और ये बोलता है कि अगर आपने मुझे एंसेंट ब्लड लाइन के रूप में स्वीकार किया है, तो 4 खून की बूंदें मेरे लिए काफ़ी नहीं है। वांगलिंग की आंखों में एक अलग कोल्डनेस था। ये सीधा उस वर्टेक्स की तरफ बढ़ता है जो गायब हो रहा था, क्योंकि ये अलग था बाकी एंसेंट वन से। ये एंसेंट एंसेस्टर की भी रेस्पेक्ट नहीं करता था। ये किसी को ऐसा एकदम वो फैन बॉय टाइप नहीं है। ये अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखता है। इवन जुआन लू भी नहीं कर सकते थे एंसेंट एंसेस्टर के सामने। मतलब वो रेस्पेक्ट देते ही है, एक भाव रहता है सबके अंदर, जैसे हम अपने माता पिता को देते हैं। बट वांगलिंग का वही था, वो जो अपने इसके लोग थे ये उन्हीं को रेस्पेक्ट देता था। अगर कोई रेस्पेक्ट डिजर्व करता है तो फिर रिलेशन के बाद ही, पहले नहीं। तो वर्टेक्स की तरफ ये बढ़ चुका था। और स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।